हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरपीआई की एक सीरीज़ लेके चले हैं। एक टॉपिक को धीरे धीरे डिस्कस करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आपका पिछली वाली क्लास में, लास्ट क्लास में बहुत प्यार मुझे मिला, बहुत ही स्नेह आपका मिला। उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे लिए बिल्कुल मोटिवेशन का काम कर रहा है, जिससे मैं आगे बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। देखिए, इसमें ओवरव्यू ऑफ आरबीआई में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि जो इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले, स्वतंत्र होने से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले आरबीआई कैसे स्टेबल हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी डेट को क्या हुआ, ये हम लोगों ने लिखा यहाँ पर। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद आरबीआई कैसे और काम करने लगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद उसकी पॉलिसी बदली होगी, उसके अपने नियम होंगे, कायदे होंगे, संविधान होगा, तो उसके हिसाब से कैसे काम करना शुरू किया। 1947 से पहले सब ब्रिटिश सरकार करती थी, तो ब्रिटिश सरकार कैसे करती थी, क्या करती थी, वो हमने जाना। लेकिन आज हम प्योरली भारत सरकार की बात करेंगे, क्योंकि भारत सरकार 1947 से अस्तित्व में आ गई थी। दो बातें इसमें आप लोगों को थोड़ा और ध्यान में रखनी है, मैं बता देता हूँ। कि एक तो बात ये कि थोड़ा सा जो इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जो इंग्लिश मीडियम है उनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, जो हिंदी मीडियम है उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली में मैंने यह जो वीडियो बनाई है, यह वीडियो में जब मैं मैटर इकट्ठा करता हूँ तो मेरे को इंग्लिश में मिलता है तो इंग्लिश में लिख लेता हूँ, हिंदी मिलता है हिंदी मिलता है, उसको फिर मुझे साफ साफ राइटिंग में नोट करना होता है, तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ, इतना टाइम मेरे को मिल नहीं पाता है। तो ये अपने आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हिंदी में, जैसे भी करें। और दूसरा जो ट्रेडिशनल हमने बात की ट्रेडिशनल एग्ज़ाम की, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल एंड बीए में, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर आना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं आप लोग। 15 मार्क्स में जितना मैटर होता है 10 मार्क्स में उससे ज़्यादा मैटर आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसी तरीके से पॉइंट बना बना के लिखिएगा। और 4 नंबर में आता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही, फिर तो आपका मैटर बहुत ही ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल भी इस बात से ना घबराएं कि मैटर कम पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल कम दे रहे हैं पर सॉलिड दे रहे हैं। वो पेजों की संख्या के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से और जानकारी के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल लगा रहे हैं। बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं उनको डेट, उनके पॉइंट, इनके सब जो कलरफुल कर दिए हैं वो आपको क्लियर होंगे। तो हम चलते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो आप देखिएगा आरबीआई स्वतंत्र होने के बाद देखिए आरबीआई ने कैसे काम किया, कौन कौन से डेट को क्या हुआ, ये आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 1948 की बात करें, आरबीआई का हमने पहले देखा कि आरबीआई ने काम किया था, आरबीआई ने वर्मा सरकार का भी काम किया, यानी वर्मा सरकार, ये जो फॉरेन कंट्री है वर्मा, 1947 मार्च 1947 तक वर्मा सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता रहा आरबीआई। ठीक है, और देखिए कमाल की बात, एक आज आपको पता चलेगी बात कि 1948, जून 1948 यानी स्वतंत्र होने के बाद भी पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक था वो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। यानी पाकिस्तान बनने के बाद भी जून 1948 तक पाकिस्तान का बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही था। क्वेश्चन बने कि कब कौन कौन सी सरकार, कौन कौन सी सरकार का भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता था, तो आप कहेंगे पाकिस्तान सरकार का और जो है वर्मा सरकार का। सरकार का मतलब कंट्री का, ठीक है ना, पाकिस्तान का भी और वर्मा का भी, दोनों का आरबीआई जो है कार्य देखभाल करता रहा है। 1948 में रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया, सार्वजनिक अधिकार में हस्तांतरण। आप कहेंगे आरबीआई एक्ट तो सर 1934 में बन गया था, 1934 में ही आरबीआई एक्ट पास हो गया था। देखिए वो आरबीआई एक्ट बना था, ठीक है, आरबीआई एक्ट पास हुआ वो बनने के लिए कि आरबीआई की स्थापना की जाए, आरबीआई स्टेबल किया जाए, आरबीआई स्टैब्लिश किया जाए कि इंडिया के अंदर कहाँ पे स्थापित होना है, क्या उसकी पूंजी लेनी है, कौन कौन इसके मैनेजमेंट में रहेंगे, सारी बातों की चर्चा उसकी आरबीआई एक्ट में की गई, उसके अधिकार क्या हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं, सब। लेकिन क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि आरबीआई पे जो कंट्रोल था वो सारा का सारा प्राइवेट लोगों का था,
पब्लिक के लोगों का था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कुल 2200 शेयर थे, ओनली 2200 शेयर, 100 रुपये का एक शेयर फेस वैल्यू थी। तो 2,20,000 रुपये की कैपिटल ओनली गवर्नमेंट के पास थी। बाकी 4,97,80,000, 4,97,80,000 रुपये की पूंजी वो पब्लिक के पास थी, जो अपने हिसाब से करते थे। तो इसके लिए फिर एक अधिनियम दोबारा पारित किया गया, सार्वजनिक अधिकार में हस्तांतरण, इस बात के लिए कि जो उस पर कंट्रोल हो वो सारा गवर्नमेंट का हो। तो गवर्नमेंट सारे के सारे पब्लिक के शेयर, प्राइवेट वाले शेयर वो गवर्नमेंट के पास आ जाएं, इसके लिए एक एक्ट दोबारा बनाया गया। तो रिजर्व बैंक अधिनियम के नाम से पारित किया गया, जिसमें क्या 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 नियम पारित किया गया कि जो भी प्राइवेट पब्लिक के शेयर हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट बन जाएं, उनको पेमेंट करके। ठीक है। जनवरी 1 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और 1 जनवरी 1949 से ही ये इस पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। इसका मतलब 1 जनवरी 1949 को ही सारे पब्लिक और प्राइवेट के जो शेयर थे वो सब खरीद लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो जनवरी 1 1949 को क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपसे 3 क्वेश्चन देखिए आरबीआई पे बिल्कुल एस्टेब्लिश पे बनते हैं। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया, यह स्थापित हुआ। और जनवरी 1 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण। ठीक है। अब इसकी बात करता है कैपिटल। तो देखिए कैपिटल तो हमने बता दी थी, कैपिटल तो इसकी उतनी रहने वाली है। कैपिटल 5 करोड़ रुपए की थी। 5 करोड़ रुपए में से आप लोगों को पता है 5 लाख शेयर 100 रुपये का एक था, 2200 गवर्नमेंट के पास थे, और प्राइवेट शेयर जो थे वो 4,97,800 शेयर पब्लिक के पास थे, 100 रुपये का एक। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें प्राइवेट वाले शेयर गवर्नमेंट को खरीदने हैं, तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट लोगों का पैसा दे। एक शेयर कितने रुपए का है, फेस वैल्यू 100 रुपये की है, तो एक 100 रुपये के बदले में 168 रुपये 62 पैसे दिए गए। कितने रुपए दिए गए, 168.62 पर शेयर। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आई है कि एक शेयर फेस वैल्यू 100 रुपये थी, और गवर्नमेंट ने शेयर को खरीदने के लिए एक शेयर पर कितने रुपए देना तय किया, 168 रुपये 62 पैसे। कितने रुपए, 168 रुपये 62 पैसे देने की बात की, जिसमें से 18 रुपये 62 पैसे तो कैश दिया गया उनको, 150 रुपये के गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक शेयर पे। एक शेयर की बात हो रही है, एक शेयर पर 168 रुपये 62 पैसे, जिसमें से 18 रुपये 62 पैसे नगद और 150 रुपये का एक बॉन्ड्स। ठीक है ना, इसके आधार पर पेमेंट किया गया। ओके, यानी कुल मिला के बात करी जाए, जैसे किसी के पास 10 शेयर थे, तो 10 शेयर 100 रुपये का हिसाब से 1,000 रुपये की इनकी फेस वैल्यू हो गई। तो अब इनको पेमेंट कैसे किया जाएगा, उनके पैसे दिए जाएंगे 10 गुणा एक शेयर पर 168 रुपये 62 पैसे। ठीक है। 168 रुपये 62 पैसे की जब आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको पहले मिल रहे थे कितने रुपए, 1,000 रुपये। अब जो इनका पैसा बैठेगा वो कितना बैठेगा, इनका 168.62 की मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 में, तो 1,686 रुपये 20 पैसे। 1,686 रुपये 20 पैसे। अब इनको ऐसे नहीं दिया जाता, इनको ऐसे दिया जाएगा 18 रुपये 62 पैसे कैश और 150 रुपये का बॉन्ड्स। 18 रुपये 62 पैसे का मतलब हो गया 10 की 18 रुपये 62 पैसे में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 रुपये 62 पैसे। ठीक है, 180 रुपये 62 पैसे तो इनको क्या दिया जाएगा कैश में, और बाकी जो बचा रहेगा आपके पास 180 रुपये 62 पैसे, इसमें से माइनस के बाद 1,505 रुपये 58 पैसे का बॉन्ड्स दिया जाएगा एक शेयर पे। किसी के पास 10 है तो ऐसे ही करते चले जाएंगे। यहाँ पर 10 शेयर की बात आ गई तो 10 में गुणा करेंगे तो 180 रुपये 62 पैसे कैश, बाकी का इनको बॉन्ड्स मिल जाएगा। कुल मिला के बात ये आई कि यहाँ पर ये समझने वाली बात आई आप लोगों के कि एक शेयर में 100 के बदले में कितने रुपए दिए गए, 168 रुपये 62 पैसे, जिसमें 18 रुपये 62 पैसे कैश और 150 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया गया। ठीक है। प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर श्री सी.डी. देशमुख थे। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम गवर्नर कौन थे ओनली, तो गवर्नर जब हम लोगों ने पढ़े तो हमने सर ऑसबॉर्न स्मिथ, हमने उसको याद कैसे किया, बॉर्न, बॉर्न माने जन्म लेना। तो वहाँ पर आरबीआई का जन्म हुआ, आरबीआई का जन्म हुआ तो इनका भी जन्म हुआ, तो जन्म जन्म से बॉर्न, बॉर्न से हमने वहाँ पर याद कर लिया था। यहाँ पर हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए देशमुख, देशमुख का मतलब हो गया कि हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। देश का मुख देखने के लिए मिला हमें, देश का
जो है चेहरा देखने के लिए ना देशमुख से याद करेंगे, तो सर सीडी देशमुख। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करता है पहले गवर्नर कौन बने, तो देशमुख बने। पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, वो सीडी देशमुख। देशमुख मतलब देश आज़ाद हो गया, यहाँ से आपको याद रहेगा। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो यहीं पर लिख दिया 1943 से 1949 तक, 1943 से 49 तक इनका कार्यकाल है। 1943 में ये गवर्नर बने और 1949 में हटाए गए। दूसरे वाले का जो आपने देखा ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे, वो 1935 से 37 तक। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं इसकी जो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे हम फंक्शन में इसके पढ़ेंगे। सरकार का बैंक, सरकार का एजेंट, सरकार का सलाहकार कहा जाता है। देखिए कमाल की बात यहाँ पे, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। देखिए हमारे जो ईयर होते हैं वो 2 तरह के ईयर होते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जो जनवरी 1 को शुरू होता हो और 30 दिसंबर को बंद होता हो, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो 1 अप्रैल को शुरू होता हो और 31 मार्च को बंद होता हो। तो हम लोग यही मानते होंगे, क्योंकि आरबीआई के अधीन में जो भी बैंक आने वाले शेड्यूल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय बैंक होते हैं, जितने भी बैंक होते हैं, वो सब अपने खाते कब बंद करने की गाइडलाइंस जारी करते हैं। वो कहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी पूरे भारत में जितनी भी जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो लीगल कंपनी है, जितने भी खाते बनते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक के हैं, बीमे के हैं, सब कंपनियों के उनके खाते सब फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो हमें भी लगता होगा कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है, कब होता है, वो ऐसे होकर के होता है 1 अप्रैल से खत्म। लेकिन ध्यान रखना है कि उसका अकाउंटिंग ईयर कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है। इनका संचालन कौन करता है, इनका जो आरबीआई को चलाने वाला कोई एक पर्सन होता है, 2 पर्सन होते हैं, 3 होते हैं, नहीं पूरी कमेटी होती है, कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा रिजर्व बैंक चलाया जाता है। सेंट्रल बैंक कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन आते हैं, अगली वाली क्लास में हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन आते हैं। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 14 डायरेक्टर होते हैं, एक वित्त सचिव होता है। ठीक है ना, ये सब बातें हम लोग वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अगली क्लास में आपको इससे भी इंपॉर्टेंट बात मिलने वाली है। तो देखिए हमने यहाँ पर समझ लिया। ओके, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या देखा, 1 जुलाई से 30 जून। और कौन चलाता है इसको, कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, कोई पर्सन नहीं चलाता, पूरा केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें सब में रिप्रेजेंट कौन करता है भारत का, ये हमारा आरबीआई करता है। तो लिख रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देश का रिप्रेजेंटेटिव, देश का प्रतिनिधित्व, देश का जो प्रतिनिधित्व वो कौन करता है, आरबीआई करता है। केंद्रीय संचालक मंडल सप्ताह में एक बार मुख्यतः वेडनेसडे को मीटिंग करते हैं। ये जो कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड है, इसमें जो लोग होते हैं वो मुख्यतः जनरली कौन सी तारीख को, कौन से डे को जो है मीटिंग करते हैं, वेडनेसडे को बैठ के तय करते हैं कि क्या आगे पॉलिसी रहने वाली है, कब बैंक बंद रहेंगे, कब बैंक खुलेंगे, किसको पॉलिसी करनी है, किसको नहीं देनी है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहनी है, यानी जो भी इनकी आपस में मीटिंग होनी है वो सब वेडनेसडे को होती है। तो आज हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में ये सारी बातें डिस्कस की। आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत इंफॉर्मेटिव आपको लगी, बहुत सिंसियर हम लोगों ने इसको लिखा है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगल हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।